नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मौजूद हूं महाराष्ट्र बीजेपी के दफ्तर में, जहां कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे अशोक चौहान ने आखिरकार अपना 38 साल का लंबा सफर कांग्रेस के साथ खत्म किया, बीजेपी में शामिल हुए। तो आगे महाराष्ट्र बीजेपी में उनकी क्या भूमिका होगी, सबके बारे में शो में आगे बात करेंगे। शुरुआत कर रहे हैं शो की किसानों की आज की बड़ी खबर के साथ। एमएसपी सहित अपनी कई मांगों के लिए दिल्ली निकले किसानों को अंबाला के नजदीक शंभू बॉर्डर पर रोक दिया गया। पुलिस के साथ उनकी जबरदस्त झड़प हुई, यहां तक कि ड्रोन से आंसू गैस के गोले बरसाए गए। किसानों के दो बड़े संगठनों संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने पहले ही घोषणा की हुई थी कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे और इसके लिए उन्होंने 13 फरवरी को दिल्ली चलो का नारा दिया था। दिल्ली में आपका स्वागत है, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर किसानों का दिल्ली में स्वागत नहीं है और इसीलिए यहाँ पर तैयारियां बहुत ही जोर शोर से चल रही हैं। अभी किसान अंबाला में हैं, दिल्ली पहुँचे नहीं हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने किसानों को इस बॉर्डर पर रोकने के लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। अब हम आपको ड्रोन फुटेज के जरिए दिखाते हैं कि आखिर दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की यहाँ पर क्या तैयारियाँ हैं। तो आपको पूरा जो सिंघू बॉर्डर है वो दिखाते हैं कि कितने लेयर की सिक्योरिटी है और किस तरह की यहाँ पर सुरक्षा है। आप देखें कि सबसे पहले जो यहाँ पर लेयर है, जो बैरिकेड्स है, वो पत्थर के सेगमेंट दिल्ली पुलिस ने रखे हुए हैं। बड़े बड़े पत्थर के सेगमेंट रखे हुए हैं और पत्थर के सेगमेंट के पहले यहाँ पर बड़ी संख्या में सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस के जवान आपको तैनात नजर आएंगे। उसके बाद पत्थर के बड़े बड़े सेगमेंट हैं और उनके अंदर मिट्टी भरी हुई है। उसके बाद जो लोहे के बड़े बैरिकेड्स हैं वो रखे हुए हैं, उनके ऊपर कटीले तार हैं जिससे किसान अंदर दाखिल ना होने पाए। इसके बाद बड़े बड़े कंटेनर हैं और इन कंटेनरों में मिट्टी भरी हुई है जिससे किसान के ट्रैक्टर इन कंटेनरों को क्रॉस ना करने पाएं। तो यहाँ पर जो कंटेनर्स हैं उनके पहले भी बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस और आरएएफ के जवान तैनात हैं। इसके बाद आप देखिए कि दोनों तरफ सड़क पर गड्ढे कर दिए गए हैं, यानी अगर किसान ये कंटेनर क्रॉस कर लेते हैं तो आगे सड़क को खोद दिया गया है, बल्कि अभी सड़क को खोद जो जेसीबी है उससे सड़क को खोदा जा रहा है, जिससे किसान अगर किसी तरह कंटेनर क्रॉस करते हैं तो भी वो यहाँ से ना निकल पाएँ। तो इस तरह से दिल्ली पुलिस लगातार जो तैयारियां हैं वो कर रही है। जगह जगह पर इस तरह से मल्टी लेयर्ड बैरिकेटिंग है। यहाँ से लेकर मुबारका चौक तक, जो मुकरबा चौक है माफ़ करिए, वहाँ तक करीब 3 से 4 लेयर की बैरिकेटिंग है। जो बड़े बड़े पत्थर के सेगमेंट है वो रखे गए हैं और 16 किलोमीटर के दायरे में आपको जगह जगह ऐसी बैरिकेटिंग नजर आएगी। पुलिस ने दोनों तरफ के जो रोड्स हैं वो बंद कर दिए हैं, आपको ट्रैफिक नजर नहीं आएगा और यहाँ पर आपको ये पत्थर के बड़े बड़े सेगमेंट जगह जगह पर नजर आ रहे हैं। साथ में आगे भी पत्थर के सेगमेंट इस तरह से आपको नजर आएंगे। तो पुलिस ने इस तरह से सुरक्षा को लेकर काफ़ी इंतजाम किए हैं जिससे किसान इस सिंघू बॉर्डर के रास्ते दिल्ली में दाखिल ना होने पाए। तो यहाँ पर जो किसान हैं वो अभी यहाँ पहुँचे नहीं हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जो तैयारियाँ हैं वो पूरी कर ली हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, क्योंकि 2020 से लेकर 2021 तक जो किसानों का आंदोलन हुआ उस समय किसान इसी रास्ते से दिल्ली में दाखिल हुए थे और यहाँ से लाल किले पहुँच गए थे। ऐसी गलती दोबारा न हो उसको देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन कानन पात्रा और सुधीश राम के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात महाराष्ट्र से बड़ी खबर की। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे अशोक चौहान ने आखिरकार भाजपा का दामन थाम लिया है। इसी दफ्तर में पहुंचकर वो बीजेपी में शामिल हुए, हंसी ठहाकों के बीच, और कहा कि 38 सालों का लंबा सफर कांग्रेस के साथ
खत्म कर रहे हैं, राजनीति के सफर में नई शुरुआत कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस ने दावा किया कि अशोक चौहान तो चले गए हैं, उनके साथ अब और कोई नहीं जाएगा, कोई विधायक उनका नहीं टूटेगा। सवाल ये उठ रहे हैं कि महाराष्ट्र बीजेपी में अशोक चौहान की आगे क्या भूमिका होने वाली है। अटकलें तेज है कि भाजपा उनको राज्यसभा में भेज सकती है, पर इन अटकलों से जुड़े सवालों पर उन्होंने जवाब क्या दिया, आइए मुंबई से इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे अशोक चौहान पार्टी के साथ अपने 38 साल के लंबे रिश्ते को खत्म कर कमल के साथ चल पड़े हैं। ये मेरा पर्सनल डिसीजन है और मुझे लगा कि यहाँ पर एक नई शुरुआत करनी चाहिए, फ्यूचर है। तो क्या कांग्रेस का फ्यूचर, कांग्रेस पार्टी का फ्यूचर खत्म हो गया या कांग्रेस पार्टी में आपका फ्यूचर खत्म हो गया? कभी एक दूसरे के घोर विरोधी रहे नेता आज मंच पर गले मिल रहे हैं। पिछली ठोस पहचान नई इनिंग में हंसी ठिठोली का कारण बन रही है। मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष आमचे भाजपचे, मुंबई भाजपचे सवयीचा परिणाम आहे। गहरी चोट खाई कांग्रेस भी मौका कहां छोड़ती। ते काँग्रेस विसरू शकत नाही। आम्ही आमचा माणूस तिकडले भाजप इकडे आणण्यासाठी पाठवलेली आहे, त्याच्यामुळे त्यांनी काँग्रेस कोणता आशिष सेलारला त्यांनी काँग्रेसचा अध्यक्ष बनवलं। ते चालू झालं होतं, ते प्रक्रिया सुरू झाली आमची। एक दूसरं त्यांचा वो कांग्रेस के आदमी हैं, उन्हें बीजेपी के लोगों को लाने के लिए भेजा गया है। उन्होंने शुरुआत कर दी है मुंबई के बीजेपी अध्यक्ष को, उन्होंने मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष बोला। अशोक चौहान को बताना चाहता हूँ, वहाँ उन्हें पीछे बैठना होगा। वो नेता हैं, वहाँ उन्हें मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा उनसे निवेदन है कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, वो वापस आ जाए। म्हणून एकदा नाही तर दोनदा त्यांना राज्याचा मुख्यमंत्री केला, पण आता तिकडे गेलेत ते। माझा थोडा अनुभव आहे ना तिकडे, पण मी जाहीरपणे सांगितलं पाहिजे। आता त्यांना मागच्या लाईनमध्ये बसावं लागेल, फार वाईट परिस्थिती होणार। त्यांनी निर्णय बदलून घ्यावा अशी आमची त्यांना नम्र विनंती आहे। तो एक तरफ कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक चौहान से घर वापसी की अपील की, तो दूसरी ओर पार्टी छोड़ने के कारण और दबाव को स्पष्ट करने की मांग रखी। ये भी दावा किया कि अब कोई विधायक नहीं टूटेगा। उनको बताना चाहिए क्या उनके ऊपर ईडी के दबाव है, उनके ऊपर क्या सीबीआई के लगा दबाव है, उनके ऊपर क्या अत्याचार कांग्रेस पार्टी ने की है। 2 महीने के पहले सीडब्ल्यूसी के मेंबर बनाया। क्या कांग्रेस पार्टी ने क्या अन्याय किया है? कोई नहीं छोड़ के जाएगा। जो स्वार्थ के लिए कोई जाता है तो इससे कोई हमको कोई परवाह नहीं है। 2 बार लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने अशोक चौहान मराठवाड़ा क्षेत्र के बड़े नेता के तौर पर देखे जाते हैं। अगर वो राज्यसभा नहीं जाते हैं, जिस तरह से अटकलें हैं, तो फिर नांदेड़ सीट से ही मैदान में उतर सकते हैं, यानी बीजेपी के लिए यहाँ पर मुकाबला अब आसान होगा। तो अब मुख्य सवाल है कि महाराष्ट्र बीजेपी में अशोक चौहान की क्या भूमिका होगी। जवाब सुनिए। 2 बार महाराष्ट्र मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए उनका रोल क्या होगा इस बारे में केंद्र सरकार, केंद्रीय बीजेपी के साथ चर्चा करके हम तय करेंगे। क्योंकि अशोक जी का भारतीय जनता पार्टी में आना ये राज्य के लिए तो एक बहुत मजबूती की बात है ही, पर उनका जो कद है वो एक नेशनल स्टेचर का कद है, इसलिए केंद्रीय बीजेपी से बात होकर ही इसका फैसला किया जाएगा। अशोक चौहान ने भले ही आज अकेले ही बीजेपी में प्रवेश किया, लेकिन चर्चा यह है कि उनके समर्थक कुछ विधायक भी बीजेपी में आ सकते हैं। दरअसल सारी ये कवायद है राज्यसभा की सीट को लेके, और चर्चा ये भी है कि अशोक चौहान को राज्यसभा की एक सीट दी जा सकती है। दरअसल जो समीकरण है राज्य में राज्यसभा सीट का 6 सीटों का, उसके मुताबिक 6 में से 3 सीटें बीजेपी को मिलनी तय है। एक जो है एकनाथ शिंदे की शिवसेना को, और एक अजित पवार की एनसीपी को, और एक कांग्रेस को। लेकिन बीजेपी नहीं चाहती है कि कांग्रेस वो एक सीट भी जीत पाए, इसीलिए वो साम दाम दंड भेद की नीति अपनाए हुए है। मुंबई से अपनी सहयोगी पूजा भारद्वाज और कैमरामैन संदेश और अमित पवार के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में शिक्षकों पर एक बार फिर से इलेक्शन ड्यूटी की बड़ी जिम्मेदारी है। महाराष्ट्र में सरकारी शिक्षकों के लिए इलेक्शन ड्यूटी का फरमान जारी हो चुका है। परीक्षा की तैयारियों के बीच जो कह रहे हैं शिक्षक, ये नियमों का उल्लंघन है। किस तरह से शिक्षक संघों के बीच रोष नजर आ रहा है, उन्होंने बहिष्कार करने का फैसला किया है और सरकार को चिट्ठी लिखी है। दिखाते हैं आपको मुंबई से इस रिपोर्ट में। विकास नारायण राव गुगे 12 वर्षों से बीएमसी स्कूल में प्राइमरी टीचर हैं।
परीक्षा की तैयारियों के बीच चुनाव ड्यूटी का बोझ डाले जाने से गुस्से में हैं। विकास जैसे पब्लिक सरकारी स्कूलों के हजारों शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी पर लगाने का फरमान जारी हुआ है, जिसमें छुट्टी पर होने पर भी उपस्थित रहने को कहा गया है और इलेक्शन ड्यूटी के लिए हाजिर नहीं होने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। अब ऐसे हजारों शिक्षकों ने इलेक्शन ड्यूटी का बहिष्कार करने का फैसला किया है। बच्चों की जो एग्जाम है, वार्षिक परीक्षा जो है अभी नजदीक है, उनकी 9वीं 10वीं के सराव पेपर चल रहे हैं और बच्चों का अभी हमें रिवीजन करके लेना है और सातत्यपूर्ण सर्वकष मूल्यमापन उसके बेस पे आधारित रहता है। किसी भी काम को टीचरों को ही उनके कंधे पे उसका बोझ डाला जा रहा है और इससे हो क्या रहा है सर, टीचर तो मानसिक प्रेशर में है। अगर मैं वो ड्यूटी करता हूं तो मेरे बच्चों का शैक्षणिक नुकसान होगा, अगर मैं ड्यूटी करता हूं तो मेरे क्लास का पेपर कौन निकालेगा, अभी वार्षिक एग्जाम है, और अगर मैं वो ड्यूटी करता हूं तो मेरा नियोजन कौन करेगा, मेरे बच्चों की तरफ ध्यान कौन देगा। इससे पहले मुंबई में मराठा आरक्षण का सर्वे भी शिक्षकों से कराया गया था। अब चुनाव ड्यूटी पर लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद ने भी इसका कड़ा विरोध किया है। राइट टू एजुकेशन की तहत शिक्षकों को जो 3 कार्य करने हैं उसमें इलेक्शन ड्यूटी का मतलब आरटी में क्लियर बताया गया है कि जिस दिन इलेक्शन होगा वो दिन, उसके पहले वाला दिन और दूसरा दिन, ऐसे 3 ही दिन बताए गए। दूसरा जो दिया है वो सेंसस, जो दशवार्षिक जिसको जनगणना बोलते हैं, जो 10 साल में एक बार आता है, और तीसरा कार्य होता है वो होता है डिजास्टर मैनेजमेंट। ये 3 गैर शिक्षा कार्य छोड़कर कोई भी काम शिक्षकों को देना नहीं चाहिए, ऐसा आरटी में देते हुए भी कल मुंबई में सैकड़ों स्कूलों में 50% शिक्षकों को बीएलओ की ड्यूटी लगी है। इलेक्शन कमीशन और एजुकेशन अफसर को दोनों को हमने निवेदन दिया है कि तुरंत ये काम बंद कर देना चाहिए। शिक्षक संघ बताते हैं कि नियमों के मुताबिक उनको जनगणना और 48 घंटे की चुनावी ड्यूटी पर लगाया तो जा सकता है, लेकिन मौजूदा समय में इन पर करीब 180 प्रकार के अलग अलग सरकारी कार्यों का बोझ है। अब शिक्षकों की नाराजगी के बीच ये देखना होगा कि सरकार पढ़ाई लिखाई के काम पर असर डाले बिना चुनाव ड्यूटी कैसे पूरा करवा पाती है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर यूएई की राजधानी अबू धाबी में हैं, जहां उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। बुधवार को पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। अबू धाबी में आप लोगों ने नया इतिहास रच दिया है। आप लोग यूएई के कोने कोने से आए और भारत के भी अलग अलग राज्यों से आए हैं, लेकिन सबके दिल जुड़े हुए हैं। इस ऐतिहासिक स्टेडियम में हर धड़कन कह रही है, भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।